हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीरे स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश फ्लुएंसी पार्ट 2 के बारे में। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसे थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ते हैं। तो आप चाहे किसी भी सेमेस्टर में हो, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये मेरी गारंटी है। जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने उन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपके एग्जाम में वही सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। एंड एज यू नो, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ, वो सेम क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये मेरी गारंटी है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। के बाद चलिए हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस के अंदर टोटल आपको 3 यूनिट्स पढ़नी है। तो इसके बाद चलिए बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स से कमेंट करते हैं कि आप हमें एग्जाम पैटर्न ही बताया कीजिए, जिससे कि हमें ये नॉलेज हो सके कि कितने नंबर का पेपर आता है, हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और हमें कितने टाइम में क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोटल आपका 90 मार्क्स का ये पेपर होता है और आपको टोटल 3 घंटे दिए जाते हैं इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। और ये जो पेपर है ये आपका टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में टोटल आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। इनमें से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना होता है और हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से जो आपका पार्ट ए है वो है 30 नंबर का। अब हम बात करते हैं पार्ट बी के बारे में। तो जो पार्ट बी है, इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। इनमें से सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना होता है, लेकिन इसमें हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से जो आपका सेक्शन बी होता है, जो आपका पार्ट बी होता है, वो 60 नंबर का बन जाता है। अगर टोटल की बात करें, टोटल आपका 90 नंबर का ये पेपर होता है। और इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपको टोटल 3 घंटे दिए जाते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो नोट्स हैं उसका लिंक मैंने आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप चाहो तो वहाँ से नोट्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो और अपनी स्टडी को अभी से ही कंटिन्यू कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख पाओगे, इसमें फर्स्ट टाइप का आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है FIR के ऊपर, जिसमें आपको लिखना होता है, प्रेजेंट करना होता है कि किस तरीके से एक FIR लिखी जाती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन को। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछा गया है, यू हैड विजिटेड अ क्राउडेड मार्केट प्लेस फॉर दिवाली शॉपिंग, यानी कि आप दिवाली की शॉपिंग के लिए आप मार्केट गए, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। वाइल रिटर्निंग होम, जब आप वापस आ रहे थे, यू रियलाइज, आपको रियलाइज़ हुआ, योर मोबाइल फ़ोन इज़ मिसिंग, कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो मिसिंग है। अब इस पर क्या करना है आपको, फाइल एंड FIR, आपको एक FIR लिखनी है इसके रिगार्डिंग। या फिर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक FIR लिखिए, आपके डेबिट कार्ड से एक ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है जो कि आपने नहीं की। जैसे कि आपको पता ही है, इस टाइम जो साइबर क्राइम है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको किस तरीके से कंप्लेंट को दर्ज करना होता है, आपको किस तरीके से अपनी FIR को दर्ज करना होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आइए हम समझते हैं कि किस तरीके से एक FIR लिखते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि आखिर ये FIR होती क्या है। तो FIR का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ये जो डॉक्यूमेंट होता है ये पुलिस के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, यानी तैयार किया जाता है। जहाँ पर भी अगर कोई घटना घटित होती है तो जो लोग होते हैं वो पुलिस को इसके बारे में बताते हैंगे, और जो पुलिस होती है वो इन सारी चीज़ों को राइट डाउन करती है, यानी कि लिखती है, और इन सारी डिटेल्स को तैयार करके एक रिपोर्ट बनाती है। इसी को हम कहते हैं FIR, यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अब FIR किस किस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या तो आपका जो मोबाइल है वो लॉस्ट हो गया है, उस पर एक FIR लिखिए, या फिर आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड से विदाउट आपकी परमिशन से कोई ट्रांजेक्शन हुई है, जो कि फ्रॉड, साइबर क्राइम, इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। या फिर एनी सीरियस क्राइम हैपन, यानी कि जो करंटली अगर कोई घटना घटित होती है तो हो सकता है उसके उस टॉपिक पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाए, जो करंट सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग। तो आइए हम देखते हैं FIR के फॉर्मेट को। इसमें सबसे पहले आपको एप्लीकेंट का नाम लिखना होता है, या फिर फादर नेम या हस्बैंड नेम लिखना होता है। इसके बाद आपको कॉन्टैक्ट एड्रेस लिखना होता है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर लिखना होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर डेट लिखनी होती है। डेट आप वो लिखोगे जिस दिन आप FIR को लिख रहे हो, उस दिन की डेट यहाँ पर आती है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक लाइन छोड़नी है और नीचे लिखना है आपको टू द पुलिस ऑफिसर इंचार्ज। इसके जस्ट नीचे आपको लिखना होता है पुलिस स्टेशन का नाम और सिटी का नाम।
इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, जिसमें आपको बताना होता है आखिर में एक्चुअली आपके साथ हुआ क्या है। लाइक आपका मोबाइल चोरी हो गया है या फिर आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड से कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुई है। जो भी आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपको लिखना होता है, और ध्यान रखिए जो सब्जेक्ट है वो ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पर एक लाइन छोड़नी होती है और लिखना होता है रिस्पेक्टेड सर और मैडम, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट। यहाँ पर आपको बताना होता है आखिर एक्चुअल में आपके साथ हुआ क्या है और कब हुआ है और कहाँ और कैसे हुआ है। इन सारी डिटेल्स को आपको यहाँ पर बताना होता है। और ये जो लाइन है ये सारी लाइन फिक्स रहेंगी, बस जो रेड कलर की लाइन आपको शो हो रही है यहाँ पर आपको डिटेल्स लिखनी होती है। इसके बाद आपको लिखना होता है आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ रजिस्टर माई FIR फॉर दिस इशू। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना होता है आई एम अटैचिंग माई ID प्रूफ लाइक आधार कार्ड और पैन कार्ड। इसके बाद यहाँ पर आपको लास्ट में लिखना होता है थैंक यू योर सिंसियरली। यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर लिखना होता है और नाम लिखना होता है। तो ये तरीका है FIR को लिखने का फॉर्मेट है। तो आइए हम एक क्वेश्चन को पिक करते हैं और उसके आंसर को लिखते हैं। जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर शो हो रहा है आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो लॉस्ट हो गया है, तो उस पर आपको एक FIR दर्ज करनी थी। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें FIR लिखनी है। तो अब हम एक FIR लिखने वाले हैं लॉस्ट मोबाइल फ़ोन पर, जिसमें सबसे पहले हमने एप्लीकेंट का नाम लिखा है, इसके बाद फादर नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, इसके बाद हमने लिखा है डेट। इसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी होती है और यहाँ पर आपको लिखना होता है टू द पुलिस ऑफिसर इंचार्ज, और यहाँ पर हमने लिखा हैगा उस पुलिस स्टेशन का नाम, और सिटी के अंदर हमने लिखा है न्यू दिल्ली। इसके बाद आपको लिखना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको एकदम सिंपल एंड शॉर्ट लिखना होता है, जैसे कि हमने लिखा है FIR फॉर लॉस्ट मोबाइल फ़ोन इन क्राउडेड मार्केट। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको भी सब्जेक्ट कुछ इसी तरीके से लिखना है। सब्जेक्ट आपको ज़्यादा लेंथी नहीं लिखना है, कोशिश कीजिए कि एक लाइन में आपका सब्जेक्ट आ जाए, और जैसा कि हमने लिखा है एकदम सिंपल एंड शॉर्ट, इसी तरीके से आपको भी अपने एग्ज़ाम में लिखना है। इसके बाद आपको लिखना होता है रिस्पेक्टेड सर आई वॉन्ट टू रिपोर्ट, यानी मैं रिपोर्ट करना चाहता हूँ द लॉस्ट मोबाइल फ़ोन, जो मेरा मोबाइल फ़ोन है उसके रिगार्डिंग मैं रिपोर्ट करना चाहता हूँ। और जो किस तारीख को हुआ ये 15 जून 2024 को, कितने बजे, 8 बजे, और कहाँ पर हुआ ये इंसिडेंट, कमला मार्केट में। इसके बाद आपको इस इंसिडेंट के रिगार्डिंग कुछ और डिटेल्स बतानी होती है, जैसे कि ये घटना कब हुई, 15 जून 2024 को, और कैसे हुई। आई वेंट शॉपिंग फॉर दिवाली, यानी कि मैं शॉपिंग के लिए, दिवाली के लिए शॉपिंग करने के लिए गया इन द क्राउडेड मार्केट, यानी एक भीड़ भाड़ वाले मार्केट में, नियर ABC कॉलोनी, और कितने बजे गया, 8 बजे। वाइल रिटर्निंग होम, यानी जब मैं वापस आ रहा था, आई फाउंड, मैंने ये पाया दैट माई मोबाइल फ़ोन वॉज मिसिंग फ्रॉम माई पैंट पॉकेट, यानी जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने ये पाया कि जो मेरा मोबाइल फ़ोन है वो मिसिंग था, मेरे पॉकेट में नहीं था। आई सर्च, मैंने उसे ढूंढा, एवरीवेयर बट कुडंट फाइंड इट, मैंने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। आई हैव ऑलरेडी ट्राइड कॉलिंग माई फ़ोन नंबर, यानी कि मैंने कोशिश किया कि मैं अपने फ़ोन पर कॉल करूं, बट इट हैज़ बीन स्विच ऑफ, लेकिन वो स्विच ऑफ बता रहा था और नेटवर्क कवरेज क्षेत्र एरिया से बाहर बता रहा था। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने जो मोबाइल फ़ोन है जो खो गया है उसके कुछ डिस्क्रिप्शन बताना होता है, यानी वो कैसा दिखता है, उसका रंग कैसा है, एक्सेट्रा डिटेल दिखानी होती है। जैसे कि हमने इसमें बताया ये सैमसंग का मोबाइल हैगा, और इसके अलावा ये ब्लू कलर का मोबाइल है, और यहाँ पर आपको IMEI नंबर लिखा है जो कि आपके मोबाइल फ़ोन के कवर के ऊपर लिखा होता हैगा। और इसके बाद आपको अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू बतानी होती है, ये अपने अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हैं। और लास्ट में आपको बताना होता है प्लीज़ हेल्प मी बाय रजिस्टर एंड FIR, यानी कि हेल्प कीजिए मेरी FIR रजिस्टर करने में फॉर माई लॉस्ट मोबाइल, जिससे कि जो मोबाइल है वो मिल सके, उसी के रिगार्डिंग तो हम रिपोर्ट कर रहे हैं। आई हैव अटैच्ड माई आधार कार्ड एज ID प्रूफ, और मैंने अपने आधार कार्ड दिया है ID प्रूफ के तौर पर। इसके बाद आपको लिखना होता है थैंक यू योर सिंसियरली, और यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना होता है। इसके बाद आपको अपना नाम लिखना होता है। तो आइए इसका एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें हमें FIR लिखनी है अनऑथराइज ट्रांजैक्शन पर, जो कि हमारे डेबिट कार्ड से हुई है। जैसे कि आपको पता ही है इस टाइम जो साइबर क्राइम है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ते आ रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग हमें कंप्लेंट किस तरीके से दर्ज करनी होती है, किस तरीके से FIR लिखना होता है। तो इसका भी जो फॉर्मेट होगा वो सेम ही होगा। हमें सबसे पहले एप्लीकेंट का नाम लिखना है, हस्बैंड नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और डेट। इसके बाद हम लिखेंगे टू द पुलिस ऑफिसर इंचार्ज, और यहाँ पर हम लिखेंगे पुलिस स्टेशन का नाम। इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एकदम सिंपल एंड शॉर्ट है, FIR फॉर
फ्रॉड ट्रांजैक्शन ऑन डेबिट कार्ड, यानी हमारे डेबिट कार्ड से एक ट्रांजैक्शन हुई है जो कि फ्रॉड है, हमने नहीं की, उसी के रिगार्डिंग हम एफआईआर करना चाहते हैं। इसके बाद लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, माय नेम इज़ सूरज, आई हैव अ सेविंग अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि मेरा नाम सूरज है और मेरा एसबीआई में एक अकाउंट है, इसका अकाउंट नंबर यहाँ पर है। और आई वॉन्ट टू रिपोर्ट अ फ्रॉड ट्रांजेक्शन, यानी कि मैं रिपोर्ट करना चाहता हूँ एक फ्रॉड ट्रांजेक्शन के बारे में जो कि हुई थी 14 जून 2024 को, और 10:30 पे ये ट्रांजेक्शन हुई थी, और कितने रुपए की, 25,000 की ये ट्रांजेक्शन हुई थी जो कि मेरे अकाउंट से डेबिट हुआ है विदाउट माई परमिशन, यानी मेरे परमिशन के बिना, यानी ये किसी और ने किया है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हु डिड इट, ये किसने किया, और वेयर दिस हैपन, और ये कहाँ पर हुआ। आई बिलीव दिस इज़ अ केस ऑफ फ्रॉड, और मुझे लगता है कि ये जो केस है ये एक फ्रॉड है, यानी किसी ने उसके साथ फ्रॉड किया हैगा। आई रिक्वेस्ट यू टू फ्रीज माई अकाउंट, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा जो अकाउंट है उसे फ्रीज कर दिया जाए। स्टॉप ऑल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रांजेक्शन, यानी कि जो मेरी ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रांजेक्शन है उसे बंद कर दिया है, जिससे कि जो हैकर है या फिर जो फ्रॉडर है वो और ज़्यादा पैसे ना निकाल सके फ्रॉम माई अकाउंट अंटिल दिस इशू इज़ सोल्व, यानी कि जब तक कि ये इशू, ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व नहीं हो जाती तब तक के लिए मेरे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही ट्रांजेक्शन को बंद कर दीजिए। प्लीज़ रजिस्टर एन एफआईआर फॉर दिस अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन, यानी कि इस अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन के लिए एक जो एफआईआर है उसे रजिस्टर कर दीजिए। आई हैव अटैच्ड द कॉपी ऑफ पैन कार्ड, यानी कि यहाँ पर हमने आईडी प्रूफ के तौर पर पैन कार्ड दिया हैगा, और थैंक यू योर सिंसियरली यहाँ पर हमें सिग्नेचर करना होता है और एप्लीकेंट का नाम लिखना होता है। तो ये हुआ सेकंड टाइप का क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपेयर एन आरटीआई एप्लीकेशन ऑन द नंबर ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स एंड देयर वर्किंग कंडीशन इन योर सिटी, यानी इसमें हमें एक आरटीआई फाइल करनी है, इसमें हमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ये जानकारी प्राप्त करनी है कि हमारे एरिया में कितने पब्लिक टॉयलेट हैं और उनकी वर्किंग कंडीशन कैसी है। तो आइए हम देखते हैं हमें अपने आंसर को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक जनरल नॉलेज देना चाहता हूँ कि आखिर ये आरटीआई होती क्या है। देखिए, आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, और ये जो कानून है ये गवर्नमेंट के द्वारा 2005 में बनाया गया था। दिस लॉ हेल्प्स सिटीजन ऑफ इंडिया आस्क क्वेश्चन एंड गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यानी कि ये ऐसा कानून था जिसके जरिए जो भारत के नागरिक हैं वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से सवाल कर सकते हैं और उसकी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, अगर आपको जानना है कि आपके एरिया में कितने पब्लिक टॉयलेट हैं तो उनकी जानकारी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक आरटीआई फाइल करनी होती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, और आपको जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो पूरी इन्फॉर्मेशन देता है इसके रिगार्डिंग। अब ये क्यों बनाया गया था, तो इसका ऑब्जेक्टिव है जिससे कि जो जनता है और जो गवर्नमेंट है उसके बीच जो ट्रांसपेरेंसी है, जो पारदर्शिता है वो बढ़ सके। और इसके अलावा अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वर्क नहीं कर रहा तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, यानी उसकी जवाबदेही होगी। तो इसी के रिगार्डिंग जो आरटीआई है वो बनाया गया था। तो हम आरटीआई को हमें किस तरीके से लिखना है जिससे कि हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, तो उसका भी एक फॉर्मेट होता है, और इसी फॉर्मेट को आपको अपने एग्जाम में भी लिखना है। इसके अलावा अगर आपको अपने डेली लाइफ में भी कोई आरटीआई फाइल करनी है तो उसके लिए भी आपको ये फॉर्मेट आना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे पब्लिक अथॉरिटी का नाम जो भी आपके एरिया में होगा, इसके बाद एड्रेस ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी, इसके बाद यहाँ पर हम सिटी, स्टेट और पिन कोड लिखते हैं, इसके बाद हम डेट लिखते हैं जिस दिन हम एप्लीकेशन को लिख रहे हैं, और सब्जेक्ट हमेशा सिंपल एंड शॉर्ट रहेगा, आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005। इसके बाद हम लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर और मैडम, माय नेम इज़, यहाँ पर नाम लिखना होता है, लिविंग एट यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना होता है, माय फ़ोन नंबर इज़, यहाँ पर फ़ोन नंबर और यहाँ पर ईमेल आईडी फिल करनी होती है। इसके बाद हमें बताना होता है कि हम क्यों लिख रहे हैं। आई एम राइटिंग दिस आरटीआई एप्लीकेशन टू आस्क द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसके रिगार्डिंग हम ये लेटर लिख रहे हैं, और यहाँ पर आपको क्लियरली बताना होता है कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी है। और जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करूँ, राइट द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखेंगे, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे वो यहाँ पर आप लिखते हो कि आपको क्या जानकारी प्राप्त करनी है। इसके बाद हम लिखते हैं हाउ आई वॉन्ट टू इन्फॉर्मेशन, हमें बताना होता है कि हम इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं। अगर हम पोस्ट के द्वारा चाहते हैं, या फिर हम ईमेल पे चाहते हैं अपने, या फिर हम किसी पर्सन के द्वारा चाहते हैं इन्फॉर्मेशन को, ये सभी चीज़ों को हमें बताना होता है। इसके बाद हमें बताना होता है आई हैव पेड द आरटीआई फीस
₹10 एज रिक्वायर्ड, यानी कि हमने जो ₹10 वो पेमेंट कर दिए जो कि RTI फाइल करने के लिए ज़रूरी होता है। आई एम एन सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि मैं एक भारत का नागरिक हूँ। प्लीज़ सेंड मी द इन्फॉर्मेशन एज सुन एज पॉसिबल, यानी कि मुझे जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाए एज पर RTI रूल्स। इसके बाद हमें लिखना होता है थैंक यू योर सिंसियरली, और यहाँ पर साइन करना होता है और यहाँ पर फुल नेम और अपना एड्रेस लिखना होता है। तो कुछ इस तरीके से आप RTI को फाइल कर सकते हैं और इसी फॉर्मेट को आपको एग्जाम में भी लिखना है। तो अब हम एक RTI फाइल करने वाले हैं जिसमें हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन लेंगे कि हमारे एरिया में कितने पब्लिक टॉयलेट्स हैं और उनकी वर्किंग कंडीशन कैसी है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको फॉर्मेट समझ में आ गया तो आपके एग्जाम में किसी भी टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आप उसका आंसर ईजिली दे पाओगे। तो सबसे पहले हम अपने आंसर में लिखेंगे टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और यहाँ पर हम उस अथॉरिटी का नाम डालेंगे जो भी आपके एरिया में अथॉरिटी है, जैसे MCD, PWD एक्सेट्रा। इसके बाद हम लिखेंगे उसका एड्रेस और हम डेट लिखेंगे और सब्जेक्ट सिंपल एंड शॉर्ट रहेगा, आस्किंग फॉर डिटेल्स अबाउट पब्लिक टॉयलेट्स इन करोल बाग अंडर RTI एक्ट 2005। इसके बाद हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, अपना नाम बताएंगे, पिताजी का नाम और एड्रेस, इसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी। और यहाँ पर हम बताएंगे कि हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए 2005 के रिगार्डिंग। और ये देखिए 3 क्वेश्चन हमने पूछे हैं इसमें। और इसके बाद हम बताएंगे आई हैव पेड द फीस ₹10 इन कैश ऑन 8 जून 2024 एज पर द RTI रूल्स, यानी RTI रूल्स के अकॉर्डिंग हमने ₹10 की जो कैश पेमेंट है वो कर चुके हैं। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ आई नीड टू डू एनीथिंग, मुझे बताइए कि और भी मुझे कुछ करना है इस इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए तो मुझे बता दीजिए। इसके बाद हम लिखेंगे थैंक यू योर सिंसियरली, अपना साइन करेंगे और नाम लिखेंगे और एड्रेस लिखेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको RTI फाइल करनी होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए किस तरीके से फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हम अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप मुझसे भी बेहतर तरीके से बता सकते हो। लेकिन फिर भी चलिए हम देखते हैं कि हमें आंसर को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्जाम में, क्योंकि प्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है एग्जाम में। तो देखिए इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रिएट योर प्रोफाइल फॉर एनी ऑफ द वन सोशल मीडिया अकाउंट लाइक फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, यानी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम में से किसी भी एक पर अकाउंट क्रिएट करने के बारे में बताइए कि किस तरीके से अपनी एक प्रोफाइल को क्रिएट करते हैं। तो अगर हम बात करें फेसबुक के बारे में तो देखिए सबसे पहले हमें एक यूज़र नेम को क्रिएट करना होता है, अपनी फ़ोटो अपलोड करनी होती है। इसके बाद हमें अपने बायोडाटा के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जैसे कि हम क्या जॉब करते हैं या फिर हमारी पर्सनैलिटी क्या है, हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं, इसके बारे में बताना होता है। अगर हम एडिशनल डिटेल डालना चाहें तो वो भी हम एंटर कर सकते हैं आसानी से, जिसमें हम बता सकते हैं कि हमारी एजुकेशन क्या है, हम क्या काम करते हैं, हमारी हॉबीज़ क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में भी हम एडिशनल डिटेल में ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि ट्विटर पे किस तरीके से अकाउंट को क्रिएट किया जाता है तो सबसे पहले हम जाते हैं ट्विटर की वेबसाइट पर। इसके बाद हम साइन अप के बटन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद हम अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन को एंटर करते हैं, जैसे कि हमारा नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और एक पासवर्ड को हमें क्रिएट करना होता है जो कि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से हमें क्रिएट करना होता है, जिससे कि हमारा यूज़र नेम कोई और ना यूज़ करे, यानी हमारा जो अकाउंट है वो हैक ना हो सके। इसके रिगार्डिंग हमें एक पासवर्ड को क्रिएट करना होता है और एक वेरिफिकेशन कोड जाता है हमारे मोबाइल नंबर पर, और हमें एसएमएस में जो नंबर आता है उस कोड को हमें एंटर करके कंफर्म करना होता है। इसके बाद हमें अपना एक यूज़र नेम क्रिएट करना होता है जो कि बाकी सबसे अलग हो। इसके बाद हमें रिव्यू एंड कंफर्म, हमें सारी के सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है जो हमने एंटर की है लाइक नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, पासवर्ड और जो हमारा यूज़र नेम है, उन सारी चीज़ों को चेक करना होता है। और अगर वो सारी की सारी चीज़ सही होती है तो आगे हम प्रोसेस पे क्लिक करते हैं, जिससे कि हमारा अकाउंट क्रिएट हो सके। जैसे आप आगे सबमिट के बटन पे क्लिक करते हो, इसके बाद आपको आता है साइन अप योर प्रोफाइल, जहाँ पर आप अपनी फ़ोटोज़ को अपलोड कर सकते हो, अपने बायोडाटा को दे सकते हो और इसके अलावा अपनी लोकेशन को शेयर कर सकते हो। और अगर आपका कोई प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है, तो उसे भी आप शेयर कर सकते हो, जिससे कि आप अपना जो बिजनेस है उससे आगे ग्रोथ कर सको। तो इस तरीके से आपको अकाउंट क्रिएट करना होता है। सेम सेम वे में इसके रिगार्डिंग अगर मैं आपको बताऊँ इंस्टाग्राम में किस तरीके से क्रिएट करना होता है, आप चाहो तो इंस्टाग्राम का जो ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद साइन अप के बटन पे क्लिक करना होता है, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड को क्रिएट करना होता है और अपनी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है उसे प्रोवाइड करना होता है, जैसे फ़ोटो, बायोडाटा। इस तरीके से आप अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते होगे और आप चैट कर सकते हो आसानी से। तो कुछ इस तरीके से हमें अपने एग्ज़ाम में प्रेज़ेंट करना है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आपके पास टाइम कम है तो आप जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मैंने इस पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड किया है।
उस लिंक पे क्लिक कीजिए और इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, जिससे कि आप कम टाइम में ज़्यादा स्कोर कर पाओगे अपने एग्ज़ाम में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे आपका एग्ज़ाम खत्म होते हैं, उसके बाद आप इस वीडियो पर दोबारा आया कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको हमारी इस एनिमेशन वीडियो से कितनी हेल्प मिली और हमारे बताए गए क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में एग्जैक्टली देखने को मिले। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए कि जैसे ही आपका ये एग्ज़ाम खत्म हो, उसके बाद आपको क्या करना है। जैसे आप गेट से बाहर निकलते हो या फिर ट्रैवल करते हो मेट्रो में, रिक्शे में, बस में, ऑटो में, आप क्या कीजिए, इस वीडियो को दोबारा ओपन कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको हमारी इस एनिमेशन वीडियो से कितनी हेल्प मिली और कितने क्वेश्चन आए एग्जैक्टली जो हमने आपको बताया, क्योंकि आपका ये छोटा सा फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है और आपके यही छोटे छोटे फीडबैक हमें आगे की वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और इसके साथ ही अभी आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और आप एग्जाम से कितने दिन पहले ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताया कीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस डेट को है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सिर्फ अपना एग्ज़ाम बताते हैं इस डेट को है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी एग्ज़ाम की डेट शीट कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए विद डेट, विद कंप्लीट एग्ज़ाम नेम, जिससे कि हम आपके लिए आगे की वीडियो अच्छे से बना सकें। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमसे कहा गया है कि आपकी कोई फेवरेट बुक होगी, उसके बारे में आपको रिव्यू करना है, उसके बारे में आपको बताना है उस स्टोरी में था क्या, आपको वो जो बुक है, वो जो स्टोरी है, वो इतनी ज़्यादा पसंद क्यों आई, उसके बारे में बताइए। तो मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक के बारे में, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसका नाम है नमक का दरोगा, जिसे इंग्लिश में द सॉल्ट इंस्पेक्टर भी कहते हैं। तो इस स्टोरी के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो स्टोरी है ये वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा आज भी पसंद आती है। तो इसी स्टोरी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये स्टोरी मुझे क्यों पसंद आती है ये भी, इसका भी रीज़न मैं आपको बता दूंगा। तो इस स्टोरी को लिखा था मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। अगर मैं आपको इसके जेनरे की बात करें, यानी इस स्टोरी की थीम क्या है, ये किस बेस पर है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो स्टोरी है ये सोशल फिक्शन स्टोरी है, और इसीलिए ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि इस स्टोरी में समाज की रियलिटी के बारे में बताया गया है कि जो समाज की रियल प्रॉब्लम्स है, समाज जो हमारी इंडियन सोसाइटी है वो रियलिटी में कैसी है, उसको दिखाया गया है इस स्टोरी के अंदर। और इसीलिए ये स्टोरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो चलिए इस स्टोरी को थोड़ा सा और डीपली समझते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नमक का दरोगा, ये जो स्टोरी है ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस शॉर्ट स्टोरी है, यानी ज़्यादा बड़ी स्टोरी नहीं है, बहुत ही छोटी सी स्टोरी है, जो कि लिखी गई थी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। और मैं आपको बता दूं कि जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं वो हमारे इंडियन राइटर हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वेल नोन, यानी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और इनकी जो स्टोरीज़ होती है वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ही इज़ लव्ड फॉर हिज रियलिस्टिक स्टोरीज़, और ये जितनी भी स्टोरीज़ बनाते हैं वो रियलिस्टिक स्टोरीज़ बनाते हैं, मतलब जो कि समाज की समस्याओं को दिखाती है, समाज की रियलिटी को दिखाती है, हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उसको दिखाती है, हमारे इंडियन सोसाइटी के कल्चर और ह्यूमन इमोशन को दिखाती है। एंड इसी रीज़न की वजह से दिस स्टोरी इज़ माई बेस्ट सोशल फिक्शन स्टोरी। इसी रीज़न की वजह से जो स्टोरी है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, बिकॉज इट टीचेज अस, क्योंकि हमें सिखाती है स्ट्रॉन्ग मोरल लेसन्स के बारे में। इसके अलावा द रियल पिक्चर ऑफ सोसाइटी, यानी आप कह सकते हो ये सोसाइटी का एक दर्पण है, एक मिरर है, जो कि सोसाइटी की रियलिटी को हमें दिखाती है एक स्टोरी के जरिए। तो चलिए इस स्टोरी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, यानी आखिर इस स्टोरी में था क्या, इसकी समरी को समझते हैं।
ये स्टोरी एक यंग और ऑनेस्ट मैन के बारे में है जिसका नाम था मुंशी बंशीधर, जिन्हें एक गवर्नमेंट जॉब लगती है और वो जॉब में किस डेजिग्नेशन पर होते हैं उनका पद था सॉल्ट इंस्पेक्टर का। और ये ब्रिटिश रूल के टाइम की कहानी है। अब इस टाइम क्या होता है, उनका जो काम था वो इलीगल जो सॉल्ट स्मगलिंग था उससे रोकना था, जो कि उस टाइम की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम थी। अब ये ऐसी प्रॉब्लम क्यों थी? बिकॉज उस टाइम पर जो सॉल्ट के ऊपर टैक्सेस थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। इसी रीज़न की वजह से लोग क्या करते थे, जो सॉल्ट है यानी जो नमक है उसकी स्मगलिंग करते थे। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इस स्टोरी में होता क्या है। तो वन डे, एक दिन, जो मुंशी बंशीधर है वो कैच करता है, पकड़ता है एक बहुत ही ज़्यादा रिच और पावरफुल मैन को। अब उसका नाम क्या रहता है? उसका नाम रहता है पंडित अलोपमीन, हु वाज स्मगलिंग सॉल्ट, जो कि क्या कर रहा था, सॉल्ट की स्मगलिंग कर रहा था। तो उसी टाइम पर जो मुंशी बंशीधर है वो उसको कैच कर लेते हैं, उससे पकड़ लेते हैं। और उस टाइम पर क्या होता है, जो पंडित अलोपदीन है वो ट्राई करते हैं ब्राइब देने की। जो ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत देने की। वो क्या करते हैं, जो वंशीधर है उसको ऑफर करते हैं पैसे, कि पैसे ले लो और मुझे छोड़ दो, या फिर उसके साथ ही उससे लैंड ऑफर करते हैं और अदर गिफ्ट्स भी ऑफर करते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हो, जो मुंशी बंशीधर हैं वो क्या थे, एक यंग और ऑनेस्ट मैन थे। तो इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट थे और लॉयल थे अपनी ड्यूटी के रिगार्डिंग। तो इसी रीज़न की वजह से वो क्या करते हैं, जितने भी ये जो मनी या फिर लैंड या फिर जो अदर गिफ्ट्स थे जो कि पंडित अलोपीदीन मुंशी बंशीधर को दे रहे थे, वो मना कर देते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो मुंशी बंशीधर हैं वो अपने काम के प्रति, अपने ड्यूटी के प्रति बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट और लॉयल थे। अब इसके बाद क्या होता है, तो मुंशी बंशीधर है वो उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं उनके क्राइम की वजह से, क्योंकि जो पंडित अलोपीदीन है वो सॉल्ट की स्मगलिंग करते हैं। और क्योंकि जो मुंशी बंशीधर है वो ऑनेस्ट और लॉयल पर्सन होते हैं, तो इसीलिए वो ये सभी जो रिश्वत उनको मिलती है वो उससे रिफ्यूज़ कर देते हैं, और जो पंडित अलोपीदीन है उससे अरेस्ट कर लेते हैं, उससे गिरफ्तार कर लेते हैं। तो चलिए इसके बाद देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। अब इसके बाद क्या होता है, जो मुंशी बंशीधर है वो पंडित अलोपीदीन को अरेस्ट कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं और कोर्ट में पेश करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, इवन दो ही डिड द राइट थिंग, हालांकि जो मुंशी बंशीधर होते हैं वो सही काम करते हैं उसको अरेस्ट करके, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो मुंशी बंशीधर है उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। यहाँ तक कि जो उसके ओन यानी उसके जो खुद के जो ऑफिसर्स थे वो भी उसे सपोर्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो बाकी ऑफिसर्स थे वो डरते थे उस अमीर आदमी से, उस रिच मैन से डरते थे। क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है, हमारी सोसाइटी में क्या होता है, जिसके पास जितने ज़्यादा पैसा होता है उसके पास उतनी ज़्यादा पावर होती है। ही इवन लूसेस हिज जॉब, और इसकी वजह से जो मुंशी बंशीधर है उन्हें अपनी जॉब तक खोनी पड़ जाती है। और बाद में क्या होता है, जो पंडित अलोपीदीन है उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि जो मुंशी बंशीधर है वो काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट और काफ़ी ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति है। इससे क्या होता है, जो पंडित अलोपीदीन है यानी जो वो रिच मैन है वो इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि इस टाइम पर जो इतना ईमानदार व्यक्ति मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे कि आप देख सकते हो आज के टाइम पर भी जो ईमानदार व्यक्ति होते हैं वो नहीं मिलते। लोग कहीं न कहीं से रिश्वत लेने की कोशिश करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री, यानी जो पंडित अलोपीदीन है वो गुस्सा नहीं होते, बल्कि वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं मुंशी बंशीधर से उसकी ऑनेस्टी को देखकर। और इसी रीज़न की वजह से जो पंडित अलोपीदीन है वो उसे ऑफ़र करते हैं, किसको ऑफ़र करते हैं, मुंशी बंशीधर को एक बेटर जॉब, एक अच्छी जॉब ऑफ़र करते हैं, क्योंकि उसकी जो गवर्नमेंट जॉब थी वो तो अब जा चुकी थी। तो इसीलिए जो पंडित अलोपीदीन है वो देखते हैं कि जो मुंशी बंशीधर है वो काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा ईमानदार पर्सन है। तो अगर वो मेरी कंपनी में काम करेगा तो उससे उनकी कंपनी को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसीलिए जो पंडित अलोपीदीन है वो मुंशी बंशीधर को एक बेटर जॉब देते हैं, एक अच्छी जॉब देते हैं उनकी खुद की कंपनी में। और इसके साथ ही वो उसको बहुत ही ज़्यादा सैलरी देते हैं और रिस्पेक्ट भी देते हैं। यानी जितने की वो गवर्नमेंट जॉब से कमा रहे थे उससे भी ज़्यादा उसे सैलरी देते हैं। क्यों? क्योंकि जो मुंशी बंशीधर है वो काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट थे। सो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। मैं एक बार दोबारा इस स्टोरी को अच्छे से डिस्क्राइब कर देता हूँ हिंदी में, जिससे कि आपको ये और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, ये जो स्टोरी है ये एक यंग और ऑनेस्ट मैन के बारे में है जिसका नाम है मुंशी बंशीधर, जिसे एक गवर्नमेंट जॉब मिलती है।
और उसका डेजिग्नेशन क्या होता है, उसका पद होता है एक सॉल्ट इंस्पेक्टर का, यानी कि नमक के दरोगा का। और ये कहानी है ब्रिटिश टाइम की। अब इस टाइम पर क्या होता है, उससे जो जॉब दी जाती है सॉल्ट इंस्पेक्टर की, उस जॉब में उसका काम रहता है जो भी इलीगल सॉल्ट स्मगलिंग हो रही थी उसको रोकना, स्टॉप करना। क्योंकि उस टाइम पर ये कॉमन प्रॉब्लम थी, बिकॉज उस टाइम पर सॉल्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस थे। और इसी रीज़न की वजह से लोग क्या करते थे, सॉल्ट यानी नमक की स्मगलिंग करते थे। तो एक दिन क्या होता है, जो मुंशी बंशीधर हैं वो एक बहुत ही रिच और पावरफुल आदमी को पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं। और उसका नाम था पंडित अलोपीदीन। और इसके अलावा उस टाइम पर वो क्या करते हैं, स्मगलिंग कर रहे थे सॉल्ट की। तो उसी टाइम पर जो मुंशी बंशीधर होते हैं वो पंडित अलोपीदीन को स्मगलिंग करते टाइम ही अरेस्ट कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। अब बचने के लिए पंडित अलोपीदीन क्या करता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमीर आदमी होता है, तो वो ट्राई करता है मुंशी बंशीधर को पैसे देने की, लैंड देने की, और इसके अलावा बहुत सारे गिफ्ट देने की। वो बहुत ही सारे गिफ्ट देने का ऑफर करता है, उसे प्रॉमिस करता है कि वो ये सारी चीज़ें देगा, मुझे अरेस्ट मत करो। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हो, जो मुंशी बंशीधर है वो काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट व्यक्ति थे, लॉयल व्यक्ति थे अपने ड्यूटी को लेकर। तो वो इन सारी चीज़ों को रिफ्यूज़ कर देते हैं, मना कर देते हैं। जो भी रिश्वत उनको दी जाती है उन सब चीज़ों को, रिश्वत को मना कर देते हैं और सीधे जो पंडित अलोपीदीन है उसे अरेस्ट कर लेते हैं, उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। हालाँकि जो मुंशी बंशीधर हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सही काम किया था उसको गिरफ्तार करके। लेकिन इसके बावजूद भी जो मुंशी बंशीधर हैं, उन्हें बाद में इसकी बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। यहाँ तक कि उनके जो खुद के ऑफ़िसर्स होते हैं, वो भी उन्हें सपोर्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो उस अमीर आदमी से डरते थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी सोसाइटी में ये होता है, जिसके पास जितने ज़्यादा पैसे हैं उसके पास उतनी ज़्यादा पावर है। तो इसी रीज़न की वजह से जो मुंशी बंशीधर हैं उन्हें अपनी जॉब खोनी पड़ती है, लेकिन इसके बाद भी वो सच्चाई के लिए खड़े रहते हैं। और बाद में क्या होता है, जो पंडित अलोपीदीन है उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि जो मुंशी बंशीधर है वो काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट व्यक्ति है। और उसकी इस ऑनेस्टी को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। जो पंडित अलोपीदीन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री, तो गुस्सा होने की बजाय जो पंडित अलोपीदीन है वो वंशीधर को एक बेटर जॉब ऑफर करते हैं अपनी खुद की कंपनी में, जहाँ पर उसको पहले से भी ज़्यादा सैलरी दी जाती थी और रिस्पेक्ट भी। क्यों? क्योंकि जो पंडित अलोपीदीन थे वो मुंशी बंशीधर की जो ऑनेस्टी है उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे कि वो इतनी ईमानदारी से काम करता है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, अपनी खुद की कंपनी में मुंशी बंशीधर को एक जॉब देते हैं, जहाँ पर उनकी जो गवर्नमेंट जॉब थी उससे भी ज़्यादा उन्हें पैसे मिल रहे थे। तो यहाँ पर होती है हमारी स्टोरी ख़त्म। तो चलिए हम देखते हैं इस स्टोरी का मैसेज क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस स्टोरी, ये जो नमक का दरोगा, ये जो स्टोरी है ये दिखाती है ऑनेस्टी को, करेज को, जो कि मुंशी बंशीधर के अंदर बहुत ही ज़्यादा था। वो काफ़ी ज़्यादा बहादुर थे। और इसके अलावा स्टैंडिंग अप वट एवर इज़ राइट, और वो किस लिए खड़े थे, जो भी चीज़ सही है उसके लिए वो खड़े थे। भले इवन उनकी जॉब खुद की चली गई, उनकी गवर्नमेंट जॉब चली जाती है, जो सॉल्ट इंस्पेक्टर की जॉब चली जाती है, लेकिन उसके बाद भी वो सही चीज़ के लिए, ट्रुथ के लिए खड़े रहते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है, जो कि उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि उनकी खुद की जॉब चली गई थी, वो भी राइट थिंक करने की वजह से, यानी सही काम करने की वजह से भी, सच्चाई की वजह से भी उनकी जॉब चली गई। द स्टोरी शोज़ हाउ करप्शन, ये किस तरीके से जो करप्शन है वो हमारे सोसाइटी को किस तरीके से ख़राब कर रहा है, कुछ इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। लेकिन जैसे कि आपने इस स्टोरी को पढ़ा, ये जो स्टोरी है वो हमें ये दिखाती है कि भले ही अगर हम सही काम करते हैं तो उसमें स्टार्टिंग में हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन एंड में सब चीज़ सही हो जाता है और आखिर जो ट्रुथ है वही जीतता है। जैसे कि आपने देखा बाद में क्या होता है, जो अलोपीदीन है वो मुंशी बंशीधर की ईमानदारी को देखकर उन्हें एक बेटर जॉब प्रोवाइड करता है, जहाँ पर उनकी सैलरी और रिस्पेक्ट पहले से भी ज़्यादा दी जाती है। तो यानी कि एट द एंड जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है, वही आखिर में जीतती है। तो इसलिए हमें भी ट्रुथ का साथ देना चाहिए, ईमानदार बनना चाहिए। तो इसके बाद चलिए हम देखते हैं इस स्टोरी के अंदर जो लैंग्वेज और जो राइटिंग स्टाइल है वो कैसा यूज़ किया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, जो मुंशी बंशीधर ये जो स्टोरी है ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल स्टोरी है और ज़्यादा लंबी भी नहीं है, बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है और क्लियर और पावरफुल स्टोरी है। स्टोरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है, लेकिन बहुत ही पावरफुल लेसन सिखाती है और हमारी सोसाइटी की रियलिटी को दिखाती है।
तो अब इस स्टोरी के अंदर जो प्रेमचंद जी हैं वो काफ़ी ज़्यादा एवरीडे लाइफ की जो लैंग्वेज यानी जो कॉमन लैंग्वेज होती है, जो हमारे डे टू डे लाइफ की लैंग्वेज होती है, उसी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं इस स्टोरी के अंदर। जैसा कि आपने ही पढ़ा होगा, काफ़ी ज़्यादा सिंपल स्टोरी है, क्लियर स्टोरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उन्होंने इतनी सिंपल लैंग्वेज का यूज़ इसलिए किया है जिससे कि हर कोई इसे आसानी से समझ सके, अंडरस्टैंड हो सके कि इस स्टोरी में था क्या और इस स्टोरी से हमें क्या लेसन सीखने को मिलता है। इवन दो द स्टोरी इज़ शॉर्ट, हालांकि जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी स्टोरी थी, बट इट लीव्स अ बिग इम्पैक्ट। लेकिन ये जो बहुत ही बड़ा अपना प्रभाव छोड़ती है लोगों के ऊपर। क्यों? क्योंकि इससे लोगों को सोसाइटी की रियलिटी के बारे में पता चलता है, और इस सोसाइटी में जो लोग हैं उन इस स्टोरी को पढ़ने से लोगों के बीच अवेयरनेस बढ़ती है। यानी कि ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट छोड़ती है जो स्टोरी है। द डायलॉग आर रियलिस्टिक, यानी इस स्टोरी के जो डायलॉग थे वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक थे। द वे प्रेमचंद डिस्क्राइब द सीन, यानी जो प्रेमचंद जी हैं वो हर एक सीन को इतने बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब करते हैं जिसकी वजह से जो रीडर्स हैं उन्हें पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। सो आई होप आपको भी जो स्टोरी है ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि जो स्टोरी है कितनी ज़्यादा सिंपल, क्लियर, लेकिन बहुत ही पावरफुल है। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं इसके करेक्टर्स के बारे में। तो इसमें मेनली दो ही करेक्टर हैं। पहला है मुंशी बंशीधर, जो कि इस स्टोरी का हीरो है, और वो काफ़ी ज़्यादा ईमानदार होता है और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी होता है। और दूसरा जो इस स्टोरी का करेक्टर है वो है पंडित अलोपदीन, जो कि बहुत ही रिच और पावरफुल मैन रहता है। ही लर्न्स टू रिस्पेक्ट ऑनेस्टी, जो कि ये सीखता है कि जो ऑनेस्टी है वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जैसे कि आपने स्टोरी पढ़ा होगा, उसमें आप लास्ट स्टोरी के लास्ट में क्या होता है, जो पंडित अलोपदीन होता है वो मुंशी बंशीधर की ईमानदारी को देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, इसीलिए वो इस ऑनेस्टी की रिस्पेक्ट करते हैं। और इसी रीज़न की वजह से जो पंडित अलोपदीन है वो मुंशी बंशीधर को एक जॉब ऑफर करते हैं। इवन करेक्टर इन द स्टोरी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द मैसेज, यानी कि इस स्टोरी के अंदर जो करेक्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं डिलीवरिंग द मैसेज, यानी कि मैसेज को डिलीवर करने के लिए। यानी जो कन्वर्सेशन हो रही है उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से जो करेक्टर है उन्होंने अपना रोल प्ले किया है। तो इसके बाद स्टोरी के अंदर हमें बताना होता है कि मुझे ये स्टोरी इतनी अधिक पसंद क्यों है और मैं दूसरों को ये स्टोरी क्यों रिकमेंड करना चाहूँगा। तो मैंने इसके अंदर बताया, आई रिकमेंड नमक का दरोगा। ये जो स्टोरी है वो रीडर्स को पढ़नी चाहिए, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमें ये सिखाती है वैल्यूज़ के बारे में। हालांकि जो स्टोरी है काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में इस स्टोरी को बताया गया है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इट इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ हाउ गुड लिटरेचर कैन हेल्प शेप आवर वैल्यूज़ ऑफ थिंकिंग, यानी किस तरीके से जो लिटरेचर है, अगर अच्छी तरीके से कोई भी कहानी लिखी गई है तो वो हमारे थिंकिंग को किस तरीके से बदल सकती है, किस तरीके से शेप दे सकती है, और वैल्यू हमारे जीवन में जो वैल्यूज़ हैं उन्हें ऐड कर सकती है। दिस स्टोरी टीचेस अस दैट वी ऑलवेज चूज द राइट पाथ, यानी कि हमें इस स्टोरी के बारे में बताया गया है, इस स्टोरी में बताया गया है कि हमेशा हमें सच का साथ देना चाहिए, यानी ट्रुथ का साथ देना चाहिए। सो आई होप आपको ये जो स्टोरी है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी, और क्यों मैं इस स्टोरी को इतना ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ और क्यों मुझे ये स्टोरी इतनी ज़्यादा पसंद है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूज़न के बारे में। तो कंक्लूज़न में हम लिखेंगे, नमक का दरोगा इज़ ऑल्सो अ रेलिवेंट टुडे, यानी कि जिस टाइम पर ये स्टोरी लिखी गई थी उस टाइम पर तो ये काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छी स्टोरी थी, और आज भी ये उतनी ही रेलिवेंट है। यानी कि आज के टाइम पर भी इसका जो इस स्टोरी का इम्पोर्टेंस है वो उतना ही है जितना पहले के टाइम पर था। इट टेल्स अस दैट ऑनेस्टी एंड करेज आर क्वालिटीज़ वी शुड ऑल हैव, यानी कि इसके अंदर जो मुंशी बंशीधर की जो ऑनेस्टी और जो करेज को दिखाया गया है, जो बहादुरी के को दिखाया गया है, वो क्वालिटी हम सब के अंदर होनी चाहिए। और लास्ट में मैंने इसके बारे में बताया, दिस स्टोरी अ मस्ट रीड फॉर एवरी वन हु एन्जॉयज़ मीनिंगफुल एंड मोरल स्टोरीज़। तो ये स्टोरी उन सभी स्टूडेंट्स को पढ़नी चाहिए, उन सभी लोगों को पढ़नी चाहिए जो कि स्टोरी को, जो कि मोरल स्टोरी को पढ़ना चाहते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी स्टोरी है और ये हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें सिखाती है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप भी इस स्टोरी को आगे दो लोगों को फॉरवर्ड कीजिएगा, दो लोगों को बताइएगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन में पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपको एक्टिव सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक ट्रिक बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है, यानी एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होता है और पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम वर्ब लिखते हैं, उसके बाद लास्ट में हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस की बात करें तो पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में सबसे पहले हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, इसके बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, देन हम लिखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद हम लिखते हैं बाय और लास्ट में हम लिखते हैं सब्जेक्ट। तो इसमें आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है और इसमें जो वर्ब है वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, टेंस नहीं बदलता, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। तो मैं आपको बता दूं कि पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को पहचानना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट को आगे रखना है और उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाना है और टेंस के हिसाब से आपको इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन ये सब लगाना है और लास्ट में आपको सब्जेक्ट को पहचानना है और बाय लगाकर लिख देना है। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल है उसमें बताया गया कि राम वाज मेकिंग अ काइट। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा अ काइट और जो टेंस है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है और इसमें जो पैसिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी वाज बीइंग। तो इस तरीके से जो हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनेगा वो बनेगा अ काइट वाज बीइंग मेड बाय राम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दे पेंटेड द हाउस रेड। तो इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा वो बन जाएगा द हाउस और इसमें जो सेंटेंस है वो हैगा सिंपल पास्ट। तो हमारा जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन जाएगा वो बनेगा द हाउस वाज पेंटेड रेड बाय देम। तो नेक्स्ट है आई हैव डन माई होमवर्क। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो बन जाएगा माई होमवर्क और जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट। तो इस तरीके से जो हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनेगा वो बनेगा माई होमवर्क हैज़ बीन डन बाय मी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर ऑलवेज आंसर्स द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस। तो इसके अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस और जो टेंस है ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। तो इस तरीके से जो हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनेगा वो बनेगा द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस आर ऑलवेज आंसर्ड बाय द टीचर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मदर इज फीडिंग द बेबी। तो इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है द बेबी और जो टेंस है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरीके से जो हमारा पैसिव सेंटेंस बनेगा वो बनेगा द बेबी इज बीइंग फेड बाय द मदर। तो इसमें अब जितने भी सेंटेंसेस बच गएंगे उन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। तो नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आपको हमारी किसी भी वीडियो को ओपन करना है, देन आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो यहाँ पर हमने आपको प्रोवाइड किया है हमारे वेबसाइट का लिंक। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हो देन आपके सामने हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी जो कि कुछ इस तरीके की दिखती है। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको क्लास 12 से लेकर ग्रेजुएशन तक और यहाँ तक कि डीएलएड के भी नोट्स मिलते हैं। तो आपको DUSL के नोट्स अगर डाउनलोड करने हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर DUSL के जो नोट्स है इसके लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप लिंक पर क्लिक करते हो उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपका सेमेस्टर कौन सा है। लेट्स सपोज हम 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो हम 4th सेमेस्टर पर क्लिक करेंगे, हमको 4th सेमेस्टर के नोट्स चाहिए। तो जैसे आप 4th सेमेस्टर पर क्लिक करते हो इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी सब्जेक्ट अवेलेबल है यहाँ पर आप उनके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको हिंदी मीडियम के नोट्स चाहिए तो आप हिंदी मीडियम नोट्स पर क्लिक करोगे, अगर आपको इंग्लिश मीडियम के चाहिए तो आप इंग्लिश मीडियम नोट्स पर क्लिक करोगे। लेट्स सपोज हम डाउनलोड करने वाले हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इसके नोट्स को और ये हमें चाहिए हिंदी मीडियम में, तो हम यहाँ पर हिंदी मीडियम पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप जैसी लिंक पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके का। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, पे एंड डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना है और जैसा कि आप देख सकते हो जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है। अगर आप कंपेयर करो अदर यूट्यूबर्स के मुकाबले तो उनके जो नोट्स होते हैं वो 200 से 300 के होते हैं, लेकिन वही हम आपको ओनली 49 रुपीज़ में ये नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो नोट्स हैं इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अभी तक आपके एग्जाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं और इसके जो आंसर्स हैं वो टू द पॉइंट है। अगर आप इन आंसर्स को अपने एग्जाम में लिख कर आते हो तो आप डेफिनेटली अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमें ये कमेंट करते हैं कि आप नोट्स को फ्री कर दीजिए, तो
तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम खुद भी चाहते हैं कि हम आपको नोट्स फ्री में प्रोवाइड करें, लेकिन अभी हमारा जो चैनल है वो उतना बड़ा नहीं है अदर्स यूट्यूबर्स के मुकाबले। अगर आप उनके कंपैरिजन करोगे तो उनके जो जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो लाख 2 लाख सब्सक्राइबर्स होते हैं, और उनके जो व्यूज़ आते हैं वो 50,000 लाख व्यूज़ आते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर हमारे भी सब्सक्राइबर्स होते हैं वो 1 से 2 लाख भी पहुँचते हैं और हमारे वीडियो पर 50,000 30,000 भी व्यू आते हैं, तो हम आपके लिए नोट्स को फ्री कर देंगे। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है, नॉलेज बाँटने से बढ़ती है और आपका ये सपोर्ट ही हमारी ताकत है। और 49 रुपीज़ बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है और आप ईज़िली इसे परचेज़ कर सकते हो, इतना महँगा नहीं है। और आप खुद सोचिए, आप किसी सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स चाहते हो, वो भी 49 रुपीज़ में, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पैसे बचाने के चक्कर में सेमेस्टर रिपीट कर देते हैं। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा और मैं यही प्रे करूँगा कि आपके जो सेमेस्टर है उसमें अच्छे मार्क्स आएँ। तो आप हमारी पीडीएफ को परचेज़ कर सकते हो, वो भी 49 रुपीज़ में, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है, मैं सच में बता रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप हमारे नोट्स को ईज़िली डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आइडोनिम्स से। आइडोनिम्स का मतलब होता है मुहावरे। जैसे हम कहते हैं आँखों का तारा, तो इसी तरीके से एप्पल ऑफ द आइज़। इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते होंगे, इसका मतलब बताओ। या फिर आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है अ पीस ऑफ केक, यानी कि कहते हैं ना ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है, तो इसे हम कहते हैं अ पीस ऑफ केक, समथिंग दैट इज़ वेरी ईज़ी टू डू, जो कि काफ़ी ज़्यादा ईज़ी होता हैगा। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ आइडोनिम्स यानी मुहावरे से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स मैंने दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ रिव्यू ऑफ अ मूवी यू हैव एंजॉयड वॉचिंग रिसेंटली, यानी इसमें हमें बताना है कि रिसेंटली में हमने कोई मूवी देखी है तो उसका हमें एक रिव्यू देना है। तो देखिए हमें किस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करना होता है। सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन लिखेंगे, जैसे कि मैंने रिसेंटली में अभी एक सुपर 30 मूवी देखी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग मूवी थी, और उसी के बारे में मैं अपना रिव्यू देने वाला हूँ उस मूवी के रिगार्डिंग। तो देखिए हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे, वन मूवी आई रियली एन्जॉयड वॉचिंग रिसेंटली इज सुपर 30, यानी कि मैंने अभी रिसेंटली में एक मूवी देखी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थी, मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया, उसका नाम था सुपर 30। इट इज़ अ पावरफुल एंड इमोशनल फिल्म, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और इमोशनल फिल्म थी, बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, यानी कि एक सच्ची घटना पे आधारित थी। द स्टोरी इज़ अबाउट अ रियल लाइफ टीचर, यानी कि जो स्टोरी है ये एक रियल लाइफ टीचर पे आधारित है, और इसका नाम क्या है टीचर का, आनंद कुमार नाम है, जो कि इसमें ऋतिक रोशन ने इस करेक्टर को प्ले किया हैगा। हु इज़ फ्रॉम बिहार, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। ही स्टार्टेड अ प्रोग्राम, उन्होंने एक प्रोग्राम को स्टार्ट किया था, उसका नाम दिया था सुपर 30 टू हेल्प पुअर स्टूडेंट्स, गरीब बच्चों की मदद करने के लिए, क्योंकि जो इतने भी जो गरीब बच्चे थे जो कि प्रिपरेशन कर रहे थे आईआईटी जेई एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उनकी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी, इन्होंने फ्री एजुकेशन दी थी उन सारे स्टूडेंट्स को। इसके बाद हमें प्लॉट समरी के बारे में बताना होता है। इसके बाद हमें बताना होता है मैसेज ऑफ द फिल्म, यानी कि इस फिल्म से सोसाइटी को क्या मैसेज आता है उसके बारे में बताना है। जैसे कि इस मूवी से हमें एजुकेशन के बारे में पता चलता है, सोसाइटी को एक मैसेज आता है कि एजुकेशन पर सबका अधिकार है, और इक्वलिटी यानी कि समानता, और मेहनत से हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। इस मूवी से सोसाइटी को ये मैसेज आता है। तो इस तरीके से आपको ही बताना होता है। अगर आपने रिसेंटली में कोई मूवी देखी है तो फॉर्मेट यही रहेगा, इसी को आपको फॉलो करना है और अपने आंसर को प्रेजेंट करना है अपने एग्जाम में। इसके बाद आपको बताना है एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस, यानी कि इसमें जितने भी जो किरदार थे, जितने भी जो एक्टर्स थे, उनकी परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी। जैसे कि इसमें जो ऋतिक रोशन है उनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थी, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल परफॉर्मेंस थी, उन्होंने इस रोल को काफ़ी अच्छे तरीके से निभाया। इसके बारे में आपको बताना होता है। इसके बाद म्यूज़िक के बारे में बताना होता है, इसके जो म्यूज़िक है वो आपको कैसे लगे। और इसके बाद हमें बताना होता है व्हाट आई लाइक मोस्ट, यानी कि इन सारी चीज़ों में हमें क्या सबसे अच्छा लगा। और इसके बाद आपको बताना होता है इसके कंक्लूजन के बारे में, कि आपने सुपर 30 मूवी को क्यों चुना, और इसमें आपको क्या सीखने को मिलता है, और इसका आपने रिव्यू क्यों दिया, इसके बारे में आपको बताना होता है कंक्लूजन में। तो कुछ इस तरीके से आपको फॉर्मेट यूज़ करना होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग में कुछ लाइन लिखोगे, इसके बाद प्लॉट समरी, मैसेज ऑफ द फिल्म, एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस, म्यूजिक के बारे में बताते हो, और इसमें सबसे अच्छा आपको क्या लगा, और कंक्लूजन के बारे में लिखते हो। ठीक इसी तरीके से ये सेकंड स्टोरी है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है, इसमें भी सेम फॉर्मेट ही आपको यूज़ करना है।
इसके अलावा जो नेक्स्ट टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो एडवर्टीजमेंट में पूछा जाता है, यानी जो विज्ञापन होते हैं उस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या नुकसान है, उसके बारे में बताइए। तो इसकी कुछ इंट्रोडक्शन लाइन लिखेंगे, इससे बताएंगे कि जो एडवर्टीजमेंट है उससे क्या फ़ायदा होता है। तो देखिए पहला फ़ायदा तो ये है कि हेल्प्स द इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी जो एडवर्टीजमेंट होता है वो इकोनॉमी के ग्रोथ को डेवलप करने में हेल्प करता है। इन्फॉर्म एंड एजुकेट पीपल, ये लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है, लोगों को अवेयर करता है और लोगों को एजुकेट करता है, जिससे कि लोगों को जानकारी मिलती है। इसके अलावा ये ब्रांड वैल्यू बनाता है और इसके अलावा चेंज सोसाइटी फॉर द बेटर, ये सोसाइटी को और बेटर बनाने के लिए काम करता है। लेकिन इसी तरफ जैसे कि आपको पता ही होगा हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। ठीक इसी तरीके से एडवर्टीजमेंट के कुछ नुकसान भी है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट में काफ़ी ज़्यादा झूठ फैलाया जाता है लोगों के बीच। इसके अलावा जो लोगों के माइंड को ब्रेन वॉश करते हैं ये जो एडवर्टीजमेंट होते हैं, और इसके अलावा एनकरेज पीपल टू स्प्रेड मोर, और ये लोगों को इनक्रेज करते हैं कि और लोगों को इनक्रेज करें इसके रिगार्डिंग। और ये जो एडवर्टीजमेंट होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा अनफेयर होते हैं। इसके बाद लास्ट में हमें कंक्लूजन को लिखना है। तो कुछ इस तरीके से आपको अपने आंसर को एग्जाम में प्रेजेंट करना है। नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं, जल्द से जल्द जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूछा जाता है राइट एन ऐसे ऑन ट्रैवल, यानी कि ट्रैवलिंग पर हमें ऐसे लिखना है। और किस तरीके से आपको ऐसे लिखना है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। इंट्रोडक्शन, इसके बाद आपको बताना होता है ट्रैवल एक्सपेंड्स आवर नॉलेज, यानी कि आपको एक ऐसे लिखना है। ऐसे तो आपको लिखना आता ही होगा वैसे, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से मैंने लिखा है, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट चाहिए तो वो नोट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपसे डायलॉग के बारे में, यानी कि दो पर्सन है उनके बीच जो वार्तालाप होती है, जो कन्वर्सेशन होता है उसके बारे में बताइए। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है राइट 10 टर्न्स ऑफ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स, यानी कि दो दोस्तों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है उसके बारे में एक वार्तालाप को लिखिए। हु हैव जस्ट कम आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल, जो कि अभी रिसेंटली में ही एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकल रहे हैं, तो वो दोनों क्या आपस में बातचीत करेंगे इसी के बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पर कुछ देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको कन्वर्सेशन लिखनी होती है, यानी कि जैसे अमन कहता है फाइनली द एग्जाम इज ओवर, जो एग्जाम है वो खत्म हो चुके हैं। हाउ डू यू फील रवि, रवि तुम्हें कैसा लग रहा है। तो फिर रवि कहता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। द मैथ पार्ट वाज रियली हार्ड फॉर मी, ये जो मैथ का जो पार्ट था वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए। तो कुछ इस तरीके से आपको कन्वर्सेशन लिखनी होती है। या फिर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो सेकंड टाइप से है, वो पूछा जाता है कि एक स्टूडेंट है और एक टीचर है, उसके बीच इस इंग्लिश में स्पीकिंग की जा रही है, तो उसकी कम्युनिकेशन को लिखिए आप। तो मैंने इसका भी एक एग्जांपल दे रखा है जैसे कि आप देख सकते हो, यानी डायलॉग्स आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो लोगों के बीच क्या कन्वर्सेशन हो सकती है उसका एक डायलॉग बनाइए जैसे फिल्म में बनाते हैं। तो नेक्स्ट टाइप का आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें आपको कंप्लेंट लेटर लिखना होता है। जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको अपने आंसर को कुछ इस तरीके से फॉर्मेट में रखना है। इस तरीके से आपको कंप्लेंट लेटर को लिखना होता है। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रही हो तो आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में भी 1 से 2 घंटे का टाइम लगता है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, जिससे कि दूसरे स्टूडेंट्स तक भी ये वीडियो पहुँच सके। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप का आपको एक जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पूछा जाता है कि अगर आपने रिसेंटली में कोई बुक पढ़ी है तो उसका रिव्यू दीजिए, उसके बारे में बताइए। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसमें मैंने गुलिवर्स ट्रेवल्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं राइट अ ब्लॉग ऑन हेल्थ एंड फिटनेस, इस पर आपको एक ब्लॉग लिखना है। तो कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो।
तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। ये वीडियो होती है समाप्त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।